हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग बात किए हुए थे समसूत्री विभाजन के बारे में, माइटोसिस डिवीजन के बारे में। उसमें हम लोग बात किए थे कि कैसे जो है कि कोशिका विभाजित होता है समसूत्री विभाजन से, और कैसे एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोज में देख चुके हैं कि जो कोशिका विभाजन है वो दो चरणों में होता है। पहले जो कोशिका का केंद्रक है वो विभाजित होता है, और उसके बाद कोशिका द्रव्य है वो डिवाइड करता है। तो जो केंद्रक का विभाजन होता है उसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, और जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस हम लोग देख चुके हैं समसूत्री का। हम लोग पार्ट 2 में देखे हुए थे कि विभाजन दो प्रकार का हो सकता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। बेहतर होगा कि आप पार्ट 1 से देखते आइए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सारी बातें। तो अगर आप देख चुके हैं पार्ट 1 से पार्ट 3 तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे होता है साइटोकाइनेसिस। उसमें हम लोग बात की थी कि कैसे होता है केंद्रक विभाजन। तो रिवाइज करवा देते हैं आपको। बताया थे कि जो समसूत्री विभाजन है वह एक चरण में होता है, और उसमें जो केंद्रक विभाजन है वह 4 चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? तो प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज पश्चावस्था, और टीलोफेज अंत्यावस्था। तो 4 अवस्थाओं में जो है केंद्रक विभाजन संपन्न होता है, कैरियोकाइनेसिस संपन्न होता है। उसमें क्या क्या बताते थे? पहले बताते थे प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? तो जो केंद्रक झिल्ली है वो गायब हो जाता है, और जो क्रोमैटिन है वो सच के क्रोमोसोम का निर्माण करता है, और जो भी कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी चीजें ये सब हैं सब गायब हो जाती हैं। फिर आता है मेटाफेज, है ना। मेटाफेज में तो ये हो गया आपको प्लसेंट्रियोल आ जाता है विपरीत ध्रुव पर, और ये बन जाता है क्रोमोसोम, और इससे ये जुड़ जाता है। ये हो गया आपको प्रोफेज। फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि ये आकर एक क्रम में सज जाता है, ये आकर ऐसे एक लाइन में पंक्तिबद्ध हो जाता है। ठीक है, ये सेंट्रियोल है जहां से स्पिंडल फाइबर निकला हुआ है। तो ये हो गया आपको मेटाफेज। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? तो सेंट्रोमियर टूट जाता है। सेंट्रोमियर पहले ये हुआ, फिर यहाँ से क्या होगा? सेंट्रोमियर टूट जाएगा, और टूटने के बाद जो दोनों क्रोमैटिन है वो अलग अलग जो दोनों क्रोमैटिन है वो अलग अलग हो जाएंगे। फिर आता है टीलोफेज। टीलोफेज में फिर पूरी तरह से जो दो केंद्रक है उनका निर्माण हो जाएगा, और क्रोमैटिन फिर से जो है क्रोमोसोम में क्रोमोसोम जो बना था यहाँ पर फिर से क्रोमैटिन में चेंज हो जाएगा। तो ये सब हम लोग बहुत विस्तार से जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि दो केंद्रक तो बन गया, अब फिर दो केंद्रक से दो कोशिका कैसे बनेगा। ठीक है, पहले हम देखें ना, पहले क्या होता है? पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, और तब होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस हम लोग देख चुके हैं, सॉरी, तो कैरियोकाइनेसिस हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस कि साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, और कैसे केंद्रक का विभाजन होता है, कैसे कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो अभी देखेंगे साइटोकाइनेसिस मतलब कि कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन, या इसको बोल सकते साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन या इसी को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। देखो इसमें नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, तो पहले हुआ है कैरियोकाइनेसिस, और जो केंद्रक है उससे दो केंद्रक बन गया है तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब केंद्रक बनने के बाद जब दो केंद्रक बन गया है, मतलब कि जो कोशिका टेलोफेज में आने के बाद कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है ना। यहाँ पर हो गया आपको केंद्रक। ठीक, तो अब क्या करना है? अब इसको विभाजित करना है, तो अलग अलग कोशिका बनाना है। तो जिस प्रक्रिया से कोशिका द्रव्य विभाजित होगा और दो संहति कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य विभाजन कहेंगे। जिस प्रक्रिया से कोशिका द्रव्य विभाजित होगा और दो संहति कोशिकाओं का निर्माण होगा उस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन मतलब कि साइटोकाइनेसिस कहा जाएगा। बात ये कैसे होता है? देखो, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में जो कोशिका द्रव्य विभाजन है वो अलग अलग तरीका से होता है। ठीक है, और हम बात करें
ये क्या समझ में आ गया कि जिस प्रक्रिया से कोशिका द्रव विभाजित होगा और दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होगा, क्योंकि केंद्रक विभाजन हो चुका है तो अब होना है कोशिका द्रव का विभाजन। तो जिस प्रक्रिया से कोशिका द्रव विभाजित होगा और दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होगा उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, मतलब कि कोशिका द्रव्य विभाजन कहा जाता है। अब बात है कि कैसे होता है, तो हम बोले कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों में तरीका अलग होता है, ठीक है। जंतु कोशिका ये और हम बात करें, और यदि हम बात करें पादप कोशिका प्लांट सेल, तो दोनों में जो साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया है ये डिफरेंट होती है। कैसे, जंतु कोशिका में कैसे होता है, तो जंतु क्यों डिफरेंस होती है, क्योंकि दोनों कोशिकाओं में अंतर होता है। जंतु कोशिका के ऊपर एक ही झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, जबकि पादप कोशिका के ऊपर दो झिल्ली है, एक तो कोशिका झिल्ली है और उसके ऊपर फिर कोशिका भित्ति भी होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक ही झिल्ली है, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो दो है, कोशिका झिल्ली भी है और कोशिका भित्ति भी है। कोशिका भित्ति हम पढ़ा चुके हैं, कोशिका झिल्ली पढ़ा चुके हैं कोशिका चैप्टर में, तो अगर नहीं देखे तो जाकर कोशिका का पूरा वीडियो देखिए, उसमें या आप चाहे तो केवल कोशिका भित्ति का वीडियो देख लेना, आपको थंबनेल में लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए कोशिका में तो मिल जाएगा आपको। चूंकि जंतु कोशिका में एक ही होता है और पादप कोशिका में दो होता है, उसमें से भी जो कोशिका भित्ति होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, कठोर होता है, ठीक है, इसीलिए दोनों का तरीका अलग अलग। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं जंतु कोशिका में कि जंतु कोशिका में कैसे होता है। तो बेसिकली जंतु कोशिका में जो कोशिका द्रव का विभाजन है वो एक खांच के निर्माण से शुरू होता है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये था आपको कोशिका जो कि बन चुका है टेलोफेज में, ठीक है, ये आपको है केंद्रक, इसके अंदर है क्रोमेटिन, ठीक है। तो अब क्या होगा, किस तरह से, मान लो कि बलून है, ठीक है, बलून, अब बलून के ऊपर मान लो बलून है फुला हुआ और उसके ऊपर हम क्या करें कि एक मतलब चूड़ी बैंगल एक डाल दें ऊपर से, बैंगल चूड़ी, और चूड़ी डाल के मतलब चूड़ी फूटने वाला नहीं है, मतलब कि वो क्रैक नहीं करेगा, दबने वाला, फ्लेक्सिबल है, तो उसको डाल दें और डाल के उसको हम दबाएं तो क्या होगा, सोचो, एक अगर एक बलून है, ठीक है, बलून में मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर एक बैंगल डाल दे ऊपर से और उसको बैंगल को जब बीच में दबाएं तो उसमें खास निर्माण होगा कि नहीं हो, आज वो बैंगल पूरी तरह से सटा देंगे तो फिर दो अलग अलग गोला ऐसे दिखाई देगा, सोच पा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी क्या होता है कि बाहर से खांच का निर्माण होता है और ये धीरे धीरे ऐसे दबते जाता है और दबते दबते आकर क्या होता है कि ये इसमें सट जाता है। जब इसमें सट जाएगा तो क्या होगा, दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। खांच निर्माण हुआ, क्या हुआ इसमें, खांच निर्माण, मतलब कि फॉर्मेशन, ठीक है, खांच का निर्माण हुआ और फिर दोनों जो अगल बगल की कोशिका झिल्ली है आपस में आकर सट जाएगा और उससे दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे होता है जंतु कोशिका में खांच निर्माण के द्वारा, ठीक है। और ये जो खांच बना, ये बना होता है एक्टिन प्रोटीन का, अब यहाँ पर चूड़ी थोड़ी होता है, तो यहाँ पर जो ये खांच बनता है बना होता है किसका, एक्टिन प्रोटीन का, और फिर ये आकर इसमें दबाते जाएगा, इसको दोनों पास आते जाएंगे, जब यहाँ पर मिल जाएगा तो दो अलग अलग कोशिका बन जाएगा। तो ये हुआ खांच निर्माण से। अब ये सेम चीज पादप कोशिका में नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि पादप कोशिका में दबेगा नहीं, क्योंकि पादप कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति बहुत ही टफ होता है, वो दबता नहीं है, इसलिए पादप कोशिका में ये तरीका नहीं हो सकता है। जंतु कोशिका में कैसे समझ में आया कि जंतु कोशिका में सबसे पहले खांच का निर्माण होता है, ठीक है, जो कि बना होता है एक्टिन प्रोटीन का, धीरे धीरे वो खांच गहरा होते जाता है और बाद में केंद्र में आकर आपस में मिल जाता है दोनों अगल बगल की कोशिका झिल्ली, और इस तरह से दो कोशिका द्रव्य का निर्माण हो गया, मतलब दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ऐसा समझ आपको आ गया होगा। अब हम देखेंगे पादप कोशिका में कैसे समझ में आया ये कि खांच का निर्माण हुआ, दोनों जो पार्श्व लैटरल कोशिका झिल्ली हैं आपस में आकर सट जाएंगे, सटने के बाद दो अलग अलग कोशिका का निर्माण हो जाएगा। अब हम देखते हैं पादप कोशिका में कि पादप कोशिका में कैसे होता है।
तो पादप कोशिका में हम बोले कि खांस का निर्माण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पादप कोशिका जो है उसमें कोशिका भित्ति भी होता है और कोशिका भित्ति बहुत ही टफ चीज है, ठीक है, कोशिका भित्ति दबेगा नहीं। इसलिए क्या होगा कि पादप कोशिका में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है ये यहाँ से शुरू होता है। ये क्या होता है कि बीच में एक संरचना होती है पहले से ही, जिसको कि बोलते हैं कोशिका पट्टिका। क्या बोलते हैं उसको? कोशिका पट्टिका, सेल प्लेट, ठीक है। और ये वृद्धि करना शुरू करता है और वृद्धि करते करते जाकर दोनों जो अगल बगल की कोशिका झिल्लियां हैं उनसे जाकर सट जाएगा और दो अलग अलग कोशिकाओं में बांट देगा। और बाद में इसी को जब सट गया वृद्धि करके तो बाद में इसी को बोलते हैं मध्य पट्टिका, ठीक है, मध्य पट्टिका या मिडिल लैमेला, जो कि बना होता है किसका? बेसिकली कोशिका पट्टिका था शुरू में, ठीक है। और कोशिका पट्टिका जो था वो धीरे धीरे वृद्धि किया और जाकर जो अगल बगल की कोशिका झिल्ली है उसे जाकर सट गया और इसको दो कोशिकाओं में बांट दिया। इसको तो बाद में इसी को क्या कहते हैं? मध्य पट्टिका, जो कि बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का, जो कि बना होता है किसका? कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। कुछ नहीं है, एक रसायन है, यौगिक है, इससे बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का मध्य पट्टिका मिडिल लैमेला बना होता है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लो कि देखिए कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होता है। तो कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अलग अलग तरीका से होता है, क्योंकि जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी है और कोशिका भित्ति भी है। तो कोशिका झिल्ली में से जो जंतु कोशिका है उसमें जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है वो होता है खांच के निर्माण द्वारा, कि पहले खांच बनता है, धीरे धीरे वो खांच गहरा होता जाता है और जब आकर सट जाएगा तो फिर कोशिका दो भाग में बट जाएगा। जबकि जो पादप कोशिका है इसमें होता है पट्टिका का निर्माण। सबसे पहले शुरुआत में होता है कोशिका पट्टिका, जो कि धीरे धीरे वृद्धि करेगा और जाकर जो अगल बगल की कोशिकाएं हैं उनसे सट जाए, अगल बगल की जो कोशिका झिल्ली है उसे सट जाएगा और इसको दो भाग में बांट दिया। तो बाद में इसी को क्या कहते हैं? मध्य पट्टिका कहते हैं, जो कि बना होता है किसका? कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। अगर हम देखें तो कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं या कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें केंद्र विभाजन हो जाता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। बताओ अगर ऐसा हो जाए, केंद्र विभाजन हो जाए और कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो तो फिर उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि कोशिका में केंद्रक की संख्या एक से अधिक हो जाएगी। उस स्थिति को बोलते हैं संकोशिका। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? संकोशिका, सिनसाइटियम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नारियल जो होता है, नारियल में जो पानी होता है, ठीक है, वो क्या है? केवल केंद्रक है, केंद्रक निर्माण हो गया है, कोशिका झिल्ली नहीं बना हुआ है। इस बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में, वहां पर आपको ध्यान विस्तार से हम बताएंगे, यहाँ पढ़िएगा। लेकिन अभी याद रखिए कि जो नारियल के अंदर जो पानी होता है, देखो दो चीज होता है नारियल के अंदर, एक तो पानी होता है और एक सफेद भाग होता है। जो सफेद भाग है वो कोशिका है, केंद्रक भी है और केंद्रक के चारों तरफ कोशिका झिल्ली बन गई है। लेकिन जो पानी है वो केवल केंद्रक है, ठीक है, उसमें जो है कोशिका झिल्ली नहीं बना हुआ। तो क्या हुआ? केंद्रक ही खूब डिवाइड किया है और कोशिका झिल्ली नहीं बना है। तो उस स्थिति को बोलते हैं संकोशिका। एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? तो नारियल का पानी, ठीक है, ये जो है संकोशिका है, सिनकाइटियम है, मतलब यहाँ केंद्रक विभाजन हो गया, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ। ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया परजीवी, है ना, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम के मच्छर काटने से होता है। जब मच्छर काटता है तो बॉडी में क्या भेज देता है? प्लाज्मोडियम, जो कि शरीर में जाकर जो लक्षण उत्पन्न करता है मलेरिया का, तो वो भी सिनकाइटियम शो करता है, मतलब वही संकोशिका प्रदर्शित करता है, उसमें भी एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही वीडियो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कैसे होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस। अगर ये वीडियो में कोई दिक्कत रह गया है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसको हम जरूर सॉल्व कर देंगे। और किसी भी अगर टॉपिक का वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट में लिखना, उसको हम वीडियो बना देंगे। कोई भी अगर डाउट रह गया है, कुछ भी अगर दिक्कत है तो कमेंट में लिखिएगा। और किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए जरूर लिखिएगा, उसको हम वीडियो जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करेंगे। पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।